Yes, good morning to all of you. We were discussing about the kinetic theory of gases, and in this chapter we have discussed about kinetic energy per molecule, that is 3/2 kBT. एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है, जितने तरह के वो मोशन करेगा उतनी तरह की उसके पास एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी कितनी थी 3/2 kBT. इट इज फॉर द मोनोएटॉमिक गैसेस. ये किसके लिए था? ये मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए था, जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जैसे कि आर्गन, नियोन, हीलियम. तो ये सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं. सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं तो हम उन्हीं की बात कर रहे थे मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए. द एनर्जी इज 3/2 kBT. And we have also discussed about the relation between pressure and CRMS square or CRMS, root mean square speed of the molecule. Pressure is also related to the root mean square speed of the molecule. Temperature is also related to that, and volume is also related to that. तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों किस पे डिपेंड करते हैं? मॉलिक्यूल्स के मोशन पे डिपेंड करते हैं कि वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं सराउंडिंग में, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं किसी कंटेनर के अंदर. ओके, now we will discuss about the degrees of freedom. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए क्या है. फ्रीडम, फ्रीडम किस चीज की? मोशन की. एक पार्टिकल कितनी तरह का मोशन कर सकता है, कितनी तरह की उसके पास फ्रीडम है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको दो तरह से लिख पाएंगे, दो डेफिनेशन हम इसकी डिस्क्राइब करेंगे. तो मैं दो तरीके से इसको डिफाइन करता हूं. पहले दो मेथड है मेरे को इसको समझाने के लिए, और उन्हीं दोनों मेथड के थ्रू हम लोग इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे. तो सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं मोशन का, कि एक पार्टिकल कितने तरह के मोशन कर सकता है, एक एटम कितने तरह के मोशन कर सकता है, या मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल कितने तरह के मोशन कर सकता है. उसके बेसिस पर हम इसकी क्या लिख सकते हैं? हम फ्रीडम लिख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मोशन, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, तो सबसे पहले मोनोएटॉमिक गैसेस की बात करते हैं. अब ये मोनोएटॉमिक गैसेस क्या होती है? मोनो, वन, जिसमें एक ही एटम होता है. मोनोएटॉमिक गैसेस जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब क्या है? ये सब मोनोएटॉमिक गैसेस. सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो ये एटम इस तरह का होगा, बस एक ही एटम होगा सिंगल हीलियम का. इसी तरह से कोई दूसरा एटम होगा हीलियम का, इसी तरह से कोई तीसरा एटम, चौथा एटम. तो अगर जिस भी कंटेनर में हम ये गैस लेंगे तो ये सब सिंगल सिंगल अलग अलग एटम. ओके, और इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन में, और आइडियल गैस के लिए हमने ये बातें पढ़ी थी. इसके बाद में हम लोग लिखेंगे किसके बारे में? डायएटॉमिक गैसेस के लिए. तो मैं इनके पार्टिकल्स का मोशन आपको बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि ये जो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे मोशन करते हैं. डायएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस कौन सी हैं? O2, N2, Cl2, ये सारी कौन सी गैसेस है? ये सारी डायएटॉमिक गैसेस है. ओके, तो इनके लिए स्टडी करेंगे हम. O2, O2 में क्या होगा? O डबल बॉन्ड O होगा. H2 भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस भी डायएटॉमिक है. ये आप लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. H सिंगल बॉन्ड एंड H कोवेलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. एनीवेज, ये जिस भी कारण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे, तो मतलब कि ये मॉलिक्यूल होगा. सिंगल एटम नहीं है, ये दो एटम्स हैं इसके अंदर. सो दिस इज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. डायएटॉमिक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन N2, it is also diatomic molecule. Chlorine Cl single bond Cl, it is also diatomic molecule. तो डायएटॉमिक गैसेस कितने तरह के मोशन करती हैं? अब इसके बाद आएगा ट्राइएटॉमिक गैसेस. अब ट्राइएटॉमिक के अंदर कैटेगराइजेशन हो जाएगा. कैसे? क्योंकि उसमें तो लीनियर और नॉन लीनियर दो तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी ट्राइएटॉमिक गैसेस की. अब ट्राइएटॉमिक में हमारे पास एक तो लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे, और दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे नॉन लीनियर. जैसे कि O3, ओजोन गैस होती है O3. ये O इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड हो, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है. तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है, एक ही लाइन में तीनों एटम्स आपको दिखाई देंगे. सो इट इज ए लीनियर मॉलिक्यूल. और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में H2O, वाटर का एक मॉलिक्यूल, वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? H, और ये किसके साथ जुड़े होंगे? O के साथ. और इन H के बीच में भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स होगा, इंटरेक्शन होगा. तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी. तो इट इज नॉन लीनियर स्ट्रक्चर. ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं है तीनों एटम्स. ये तीनों एटम्स एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये नॉन लीनियर है.
ओके, CO2, CO2 भी इसी तरह का होता है, C डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो होता है, तो ये भी लीनियर मॉलिक्यूल है। और नॉन लीनियर में फिर ट्राइएटॉमिक के भी आते हैं, और जिसमें 4 एटम्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। एनीवेज हम लोग ट्राइएटॉमिक तक स्टडी करेंगे कि ये कितने तरह के मोशन कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मोनोएटॉमिक गैसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? मोनोएटॉमिक गैसेस की बात करते हैं कि ये जो एटम्स हैं, ये जो सिंगल एटम है, ये कितने तरह के मोशन कर सकता है। तो आंसर है ये 3 तरह के मोशन कर सकता है, 3 टाइप्स के मोशन कर सकता है। ये एटम एक्स डायरेक्शन में चल करके जा सकता है, ये हीलियम का एटम वाई डायरेक्शन में चल करके जा सकता है, ये हीलियम का एटम जेड डायरेक्शन में चल करके जा सकता है। सो इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके पास 3 फ्रीडम है मोशन करने की, ये 3 डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, 3 डायमेंशनल मोशन कर सकता है। इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर चेंज होंगे, तीनों एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये तीनों तरह के मोशन दिखाएगा। ये हमने डायग्राम में भी लिखा था, केटीजी का जो सेकंड टॉपिक हमने स्टडी किया था एजम्पशन के बाद, जब हम प्रेशर का फॉर्मूला बना रहे थे, तब उसमें भी मैंने ये बताया था कि ये 3 तरह के मोशन कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में चल करके जा सकता है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो ये कैसा मोशन कर रहा है? तो आंसर है ट्रांसलेशनल मोशन, द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसा चल करके जा सकता है, ऐसा चल करके जा सकता है, या जेड डायरेक्शन में चल करके जा सकता है। तो 3 तरह के ये मोशन कर सकता है। ओके, अगर ये अपनी जगह पर ऐसा रोटेट करेगा, ये पूरा एटम अगर ऐसा घूम रहा है, तो उस मोशन को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उस मोशन से ना तो प्रेशर चेंज होगा, ना टेम्परेचर चेंज होगा, और ना वॉल्यूम चेंज होगी। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम इन तीनों तरह के मोशन पे डिपेंड करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, जेड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसके पास 3 तरह के मोशन है। सो इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 3 तरह के मोशन कर सकते हैं, सिंपल है। अब बात करते हैं डायटोमिक गैसेस के लिए। डायटोमिक गैसेस में सबसे पहले मैं आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बताता हूं कैसी होगी। देखा आपने वैसे तो O2, N2, H2, ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए, तो पहले मैं आपको मोशन के बेसिस पे समझा रहा हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर हम कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर इसको देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसकी फ्रीडम डिसाइड कर सकते हैं। O2 मॉलिक्यूल क्या होगा? ये बॉन्ड होगा, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, इधर एक एटम होगा ऑक्सीजन का और दूसरा एटम ऑक्सीजन का इधर होगा। तो ये जो डंबल की स्ट्रक्चर बनेगी, यही तो कौन सा एटम है, यही तो कौन सा मॉलिक्यूल है, सॉरी कौन सा मॉलिक्यूल है? डायटोमिक गैसेस का मॉलिक्यूल है, जिसमें एक एटम यहां पर होगा तो एक एटम यहां पर होगा। ये हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है तो ये क्लोरीन है, ये नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन है। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल को मान करके इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब मान लीजिए ये वो मॉलिक्यूल है मेरे पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ओके, अब ये जो मॉलिक्यूल था ये कितने तरह के मोशन कर सकता है? तो आंसर है ये 5 टाइप के मोशन कर सकता है, ये 5 तरह के मोशन कर सकता है। कैसे? एक तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम बोला जाएगा ना, क्योंकि इसमें 2 एटम्स हैं और 2 एटम्स के बीच में फिक्स डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, ये फिक्स डिस्टेंस पर है, डिस्टेंसेस चेंज नहीं हो रही। ओके, तो ये जो पूरा सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम एक्स डायरेक्शन में चल करके जा सकता है, ये पूरा सिस्टम वाई डायरेक्शन में चल करके जा सकता है, ये पूरा सिस्टम जेड डायरेक्शन में चल करके जा सकता है। ओके, और ये रोटेशन भी तो कर सकता है। ये क्या कर सकता है? ये रोटेशन भी कर सकता है। तो देखिए कितने तरह का रोटेशनल मोशन करेगा ये। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, और ये सामने की तरफ हमारे पास जेड एक्सिस हो गई। ये आपको 3 डायमेंशनल सिस्टम दिख रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब इसमें देखिए ये अलोंग वाई एक्सिस रोटेट कर सकता है, ये ऐसा घूम सकता है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट कर सकता है, दिख रहा है आपको सबको। उसके अलावा ये अलोंग जेड एक्सिस, ये अलोंग जेड एक्सिस क्या कर सकता है? ये ऐसा भी रोटेट कर सकता है। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा घूम सकता है और ये मॉलिक्यूल ऐसा भी घूम सकता है, और यहां पर अगर घुमाएंगे तो ये सेम ही तो मोशन है। देखिए इधर भी ऐसा घूम रहा है और इधर भी ऐसा घूम रहा है, तो ये दोनों एक ही मोशन है। तो 5 तरह के मोशन होंगे,
ये x डायरेक्शन में चल करके जा सकता है, ये y डायरेक्शन में जा सकता है, ये z डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, स्ट्रेट लाइन में चल करके जा सकता है पूरा सिस्टम। अदरवाइज ये y एक्सिस के अलोंग ऐसा रोटेट कर सकता है, ये z एक्सिस के अलोंग ऐसा रोटेट कर सकता है, और एक मोशन और होगा, x एक्सिस पर ये ऐसा घूमेगा, ये x एक्सिस पर ऐसा रोटेट करेगा, यूं रोटेट करेगा। अगर ये ऐसा रोटेट करेगा तो इसके इस तरह से रोटेट करने से क्या प्रेशर चेंज होगा? नो। वॉल्यूम चेंज होगी? नो। इसकी पोजीशन चेंज होगी? नो। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसके इस मोशन से रिलेटेड नहीं है, इसके इस मोशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये मोशन हम कंसीडर ही नहीं करते। हम ये मानते हैं कि इस मोशन की इसके पास कोई एनर्जी ही नहीं है। ये 5 तरह के मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, जेड एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, और अलोंग वाई एक्सिस ऐसा रोटेट कर रहा है, अलोंग जेड एक्सिस ऐसा रोटेट कर रहा है। आपको दिख रहा है? समझ आ रहा है सबको? हैंड रेस कर दो जल्दी से। कितने टाइप के मोशन आपको दिख रहे हैं? 5 टाइप्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो देखिए ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्लियरली विजिबल है आपको। अब ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाई डायरेक्शन में, और ये जेड डायरेक्शन में। तो 3 डायरेक्शन में ये मोशन कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और ये जेड डायरेक्शन में। ओके, इसके अलावा ये अलोंग वाई एक्सिस मूव कर सकता है, रोटेशनल मोशन, नॉट ट्रांसलेशनल। ये इस तरह से देखिए, ये वाई एक्सिस में ऐसा रोटेट करेगा, क्लियरली विजिबल। एंड ये जेड, अलोंग जेड एक्सिस ये ऐसा रोटेट करेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये यहां पर ऐसा रोटेट करेगा तो बेसिकली ये मोशन देखिए एक ही है, ये इसी एक्सिस पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। अब आप इसको यहां घुमाओ या यहां घुमाओ, एक ही बात है। ओके, तो ये अलोंग जेड एक्सिस ऐसा मोशन कर सकता है, और अलोंग एक्स एक्सिस ये ऐसा रोटेट करेगा। और मैंने आपको बोला कि ये मोशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इस मोशन से अगर ये अपनी जगह पर ऐसा घूमता रहेगा, ऐसा रोटेट करता रहेगा, तो ऐसा घूमने से ना तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी इस पे डिपेंड नहीं करेगी, और टेम्परेचर भी इस पे डिपेंड नहीं करेगा। सो इट हैज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 5 तरह के मोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्राइएटॉमिक गैसेस। ट्राइएटॉमिक गैसेस में देखिए ये कितनी तरह के मोशन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग लीनियर की बात करते हैं। लीनियर में हम CO2, O3 इस तरह के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो लीनियर वाला जो होगा, इसके पास 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, इसके पास 7 टाइप्स की फ्रीडम होगी, 7 तरह का ये मोशन दिखा सकता है। और इसके पास 6 टाइप के फ्रीडम होगी, ये 6 तरह का मोशन दिखाएगा। अब ये 7 टाइप्स का मोशन कैसे दिखाएगा? तो आंसर है 3 मोशन तो आपको बताइए, एक्स डायरेक्शन में चल करके जाना, वाई डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में। तो 3 डायरेक्शन में तो ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। उसके अलावा अलोंग वाई एक्सिस ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट कर सकता है, अलोंग जेड एक्सिस ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट कर सकता है। इसके अलावा इनके अंदर वाइब्रेशंस भी होंगे। ये जो दो, ये बीच का जो एटम है और साइड के जो 2 एटम्स हैं, इन तीनों के बीच में वाइब्रेशंस भी होंगे। तो वाइब्रेटरी मोशन को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये वाइब्रेशंस करेगा तो 7वें तरह का मोशन हो जाएगा वाइब्रेटरी मोशन। तो 7 टाइप के मोशन कर सकता है। इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल होगा, अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसा घूम सकता है, जिसमें क्या होंगे? एक एटम यहां पर होगा, दूसरा एटम यहां पर होगा, और तीसरा एटम इस जगह पर होगा। तो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसा घूम सकता है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, 2 रोटेशन कर सकता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्स डायरेक्शन में चल करके जा सकता है, पूरा का पूरा सिस्टम वाई डायरेक्शन में चल करके जा सकता है, पूरा सिस्टम जेड डायरेक्शन में चल करके जा सकता है। और ये तीनों क्या कर सकते हैं? वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, और इसके पास 7 तरह के मोशन होंगे। ये 7 टाइप्स के मोशन करेगा, 7 तरह के ये मोशन कर सकता है। ओके, तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के
मॉलिक्यूल्स के लिए। जस्ट ओके, अब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे समझते हैं कि अगर आपको किसी भी एटम की पोजीशन को बताना है तो उसको बताने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स उसके बताने पड़ेंगे, कितने मतलब कि फैक्टर्स बताने पड़ेंगे जिससे हम लोग क्या कर सके, उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सके, उसके मोशन को एक्सप्लेन कर सके, उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सके, उसको भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बोलते हैं। अब जैसे हम लोग मोनो एटॉमिक गैसेस की बात करते हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस में सिंगल एटम होगा, सिंगल एटम होगा तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने पैरामीटर्स चाहिए? ये एटम इस पोजीशन पर था, ये चलते चलते यहां पर पहुंच गया, इस पोजीशन पर आ गया, तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 z1, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 y2 एंड z2। ये हम लोग मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो अगर ये एटम यहां से चल करके यहां पर आने वाला है तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स कर लेंगे x, y और z। तो इसका मोशन x डायरेक्शन में होगा। देखो बेसिकली डेफिनेशन ये नहीं कह रही है कि 3 कोऑर्डिनेट्स बता दो तो इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नहीं, वो कोऑर्डिनेट्स भी 3 तरह के मोशन को ही बताएंगे। अगर इसकी पोजीशन x एक्सिस पर भी चेंज हुई है, y पर भी चेंज हुई है और z पर भी चेंज हुई है, तीनों एक्सिस में इसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो मतलब 3 तरह का मोशन है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्या बता रहा है? ये कितने तरह का मोशन कर रहा है, वही तो बता रहा है। तो मुझे इसकी पोजीशन बताने के लिए, एक्चुअल पोजीशन बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। ये मॉलिक्यूल, ये एटम यहां पर है, इस पोजीशन पर है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये x डायरेक्शन में कितना आगे, y डायरेक्शन में कितना ऊपर है, सरफेस से कितना इसकी हाइट है, उसके अलावा ये मुझसे कितनी दूर है, z डायरेक्शन में कितना है। तो मेरे को 3 इसके कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, x डायरेक्शन की डिस्टेंस और y डायरेक्शन की डिस्टेंस और तीसरी z डायरेक्शन की डिस्टेंस। 3 डिस्टेंसेस मुझे इसकी बतानी पड़ेगी फ्रॉम द ओरिजिन, एक फिक्स पॉइंट से, ओरिजिन से। ओके, तो 3 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे इसकी पोजीशन को बताने के लिए। सो इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मोशन से आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख सकते हैं, या आप ये बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन को बताने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने पड़े वही इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। नेक्स्ट, डायटोमिक गैसेस के लिए देखिए, डायटोमिक गैसेस, इसके लिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला भी बनाएंगे। जनरल फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा ताकि हमें ये मोशन बार बार देखना ना पड़े कि ये कितने टाइप का मोशन कर रहा है, बस हम उस फॉर्मूला से डायरेक्ट लिख देंगे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी इसकी। ओके, डायटोमिक गैसेस जिसमें एक एटम यहां पर होगा और बीच में एक रिलेशन होगा इन दोनों एटम्स के बीच में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायटोमिक गैसेस। अब इसको बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे? तो आंसर है 5 कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले अगर ये इस जगह पर ऐसा है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि x डायरेक्शन से इसकी कितनी डिस्टेंस है, x एक्सिस पर ये कितना आगे है, y एक्सिस पर कितना ऊपर है और z एक्सिस पर कितना आगे की तरफ है। तो मुझे ये 3 कोऑर्डिनेट तो बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ये इसका अलाइनमेंट बताना पड़ेगा, इसका ओरिएंटेशन बताना पड़ेगा कि इसका ओरिएंटेशन क्या है, ये ऐसा पड़ा है या ऐसा पड़ा है या ऐसा पड़ा है, किस डायरेक्शन में ये पड़ा है। तो ऐसा बताने के लिए मुझे इसके कितने कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे? तो आंसर है 5 कोऑर्डिनेट्स। देखिए कैसे, डायग्राम में समझिए। ये स्ट्रक्चर है डायटोमिक की और ये हमारा 3 डायमेंशनल सिस्टम है, x, y एंड z। मैंने आपको इनके बीच की डिस्टेंस बता दी, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बता दी 2 यूनिट। ये जो 2 एटम्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस है 2 यूनिट, कोई भी यूनिट मान ली हमने, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा तो कितने कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे? तो आंसर है 3, x, y और z। ये 3 कोऑर्डिनेट्स मेरे को बताने पड़ेंगे इस एटम के लिए, और इस एटम के लिए तो आंसर है 2 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। तीसरा कोऑर्डिनेट तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ना, अगर ये x एक्सिस से, अगर ये x एक्सिस पर 3 यूनिट आगे है तो वो कितना यूनिट आगे होगा? तो वो 5 यूनिट आगे होगा, क्योंकि प्लस 2 यूनिट करेंगे ना। ये फर्स्ट एटम है और ये सेकंड एटम है, तो हम सेकंड एटम की बात कर रहे हैं। सेकंड एटम में एक कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया ना, एक कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया। अगर आपको ये पता है तो प्लस में 2 करते ही वो भी पता लग जाएगा। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा पड़ा है तो अगर मेरे को यहाँ की डिस्टेंस पता लग चुकी है कि ये वाला जो एटम है ये 3 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की डिस्टेंस पर है,
तो क्या होगा, इसके आगे वाला कितने मीटर पर होगा, 5 मीटर पर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने मीटर की डिस्टेंस है, 2 मीटर की डिस्टेंस है। 2 मीटर यूनिट बोलेंगे, मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एटम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहां से अगर इसकी 3 यूनिट डिस्टेंस है तो दूसरा एटम कितनी यूनिट डिस्टेंस पर होगा, तो आंसर है 5 यूनिट डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच में 2 यूनिट का डिस्टेंस। तो इसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी के 2 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे जो इसके ओरिएंटेशन को बताएंगे, जो इसके अलाइनमेंट को बताएंगे कि ये ऐसा पड़ा है, ऐसा पड़ा है, ये किस डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन है। तो इसमें मेरे को 2 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, y डैश एंड z डैश। x बताने की जरूरत नहीं है, x बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा बनाऊं तो दिस वन, ये 2 यूनिट डिस्टेंस फिक्स है इसकी, ये फिक्स डिस्टेंस है। तो इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, इसके लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। एक कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, अगर ये पता है तो प्लस में 2 कर देना, नेक्स्ट पता लग जाएगा, इसकी डिस्टेंस आपको पता लग जाएगी। ओके, तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल था इसको बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स बताने पड़े, तो आंसर है 5। 5 कोऑर्डिनेट्स मेरे को बताने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि इसकी पोजीशन मैं 5 कोऑर्डिनेट से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो इट हैज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट हैज 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 5 कोऑर्डिनेट चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। नेक्स्ट, लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, तो आंसर है 7 कोऑर्डिनेट्स। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6। तो इस सिस्टम को बताने के लिए, इस सिस्टम को बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, 7 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। दिस वन, नेक्स्ट एटम एंड नेक्स्ट एटम। तो ये 3 एटम ऐसा अलाइन है, इसमें भी वही आएगा, एक्स एक्सिस में मोशन, वाई एक्सिस में मोशन, जेड एक्सिस में मोशन, और अलोंग वाई एक्सिस ये ऐसा रोटेट कर सकता है, अलोंग जेड एक्सिस ये ऐसा रोटेट कर सकता है, और अलोंग एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस ये मोशन एक ही है। और एक मैंने आपको इसका वाइब्रेटरी मोशन बताया, और कैसा मोशन बताया, वाइब्रेटरी मोशन बताया। तो ये 6-7 तरह के इसके पास मोशन होते हैं। ओके, तो पोजीशन कैसे बताएंगे, पोजीशन में सबसे पहले इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, एक्स वाई जेड। तो इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। दूसरे की पोजीशन बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स। दूसरे एटम की पोजीशन बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस भी 2 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट पे है, और ये भी कितने यूनिट पे होगा आगे, ये भी आगे 2 यूनिट पे होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल देखो, एक एटम यहाँ पर है, एक सेंटर में, और एक एटम यहाँ पर है, तो इसमें 3 एटम है। आपको 3 एटम का इमेजिनेशन करना है, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम एट द सेंटर, एंड थर्ड एटम एट द अनदर एज। ओके, तो ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसा पड़ा है। तो मैंने आपको ये वाले कोऑर्डिनेट बता दिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बता दिया, तो इसके आगे वाला आपको पता होगा वाई जेड। वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको बताना पड़ेगा कि वाई एक्सिस पर ये कितना ऊपर है और जेड एक्सिस पर कितना आगे, क्योंकि ये ऐसा पड़ा है, ऐसा अलाइनमेंट है इसका। तो x वाला अगर बता दिया तो इसके लिए x वाला कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उसको +2 कर देना है, तो ये वाले एटम की पोजीशन हमें पता लग जाएगी, और yz हमें बताना पड़ेगा। फिर सेम इसके लिए भी x बताने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी क्या बताना पड़ेगा, इसके लिए भी yz बताना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसा भी अलाइन हो सकता है और ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसा भी अलाइन हो सकता है। तो ऐसा अलाइन होगा तो इन दोनों की पोजीशन बदल जाएगी, ऐसा अलाइन होगा तो इन दोनों की पोजीशन बदल जाएगी, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स है। देख लीजिए, ये पूरा मॉलिक्यूल यहां पर पड़ा है, तो ये जो 2 एटम्स होंगे, एक इस किनारे पर और एक बीच वाला, इन दोनों की पोजीशन बदल गई। ये ऐसा पड़ा है तो इसकी पोजीशन तो फिक्स है, इन दोनों की पोजीशन बदल गई। तो इसके लिए भी मुझे 2 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, इसके लिए भी मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स तो बताने ही पड़ेंगे। तो टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 7। 3 कोऑर्डिनेट्स यहां बताने पड़ेंगे, 2 कोऑर्डिनेट यहां बताने पड़ेंगे, 2 कोऑर्डिनेट यहां बताने पड़ेंगे, तो टोटल मेरे को 7 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, जिससे मैं इसकी पोजीशन को बता पाऊंगा और इसके ओरिएंटेशन को भी बता पाऊंगा कि किस तरह का रोटेशनल मोशन ये कर रहा है। तो अगर मेरे को इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इनको डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ रहे हैं, 7 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ रहे हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 7। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 7। ओके, और नॉन लीनियर के लिए कितने कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, नॉन लीनियर के लिए 6 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे।
अगर 6 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन दो बेसिस पे लिखेंगे, मोशन के बेसिस पर और कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर। तो मैं दोनों डेफिनेशन यहां पर लिखता हूं। Okay, the number of motions which can be performed by the number of motions which can be performed by atoms of one molecule किसी भी एक मॉलिक्यूल के एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल इज डिग्री ऑफ फ्रीडम is degrees of freedom. Okay, so this is the definition of degree of freedom on the basis of the motion. The motion may be, ये भी लिख सकते हैं इसमें, the motion may be translational, rotational और वाइब्रेशनल। जो मोशन है वो तीनों तरह का हो सकता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, और सेकंड डेफिनेशन हम कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे लिखेंगे। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई the number of coordinates required to specify the locations of atoms of one molecule, location of atoms of one molecule is called its degree of freedom. इसको क्या बोला जाएगा? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाएगा। The number of coordinates required to specify the locations of atoms of one molecule is equal to its degrees of freedom, is equal to its degrees of freedom. तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिखेंगे तो दोनों ही सही मानी जाएंगी, दोनों डेफिनेशन ही सही है। ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। अब हम लोग मोशन थोड़ी ना देखेंगे कि ये एटम या ये मॉलिक्यूल कितने टाइप का मोशन कर रहा है और कितने कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं। हम लोग तो इसके लिए एक सिंपल सा रिलेशन बनाते हैं, उस रिलेशन के बेसिस पर हम लोग क्या लिख देंगे, इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख देंगे। तो वो रिलेशन देखिए क्या होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम को मान लीजिए हम लोग किससे लिखते हैं, हम लोग एफ से लिखते हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो एफ से लिखेंगे। द रिलेशन विल बी 3n minus r. n is the number of atom and r is the relation maintained between the atoms of a molecule. r क्या होगा, r होगा रिलेशन, कितने रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे एटम को दूसरे एटम के साथ। ओके, तो अब इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को लिखते हैं। तो इस जगह पर हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पर
तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक के लिए लिखते हैं, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? F इज इक्वल टू 3n-r। सिंगल एटम है, सिंगल एटम है तो एक ही एटम होता है, तो n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। रिलेशन कितने हैं? रिलेशन 0 है, इसको किसी दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करना, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे 3 into 1 minus 0, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगी। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं डायटोमिक की, फिर बात करेंगे हम लोग ट्राइएटोमिक की, और लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए बात करनी पड़ेगी। तो जल्दी से लिखते हैं, फॉर डायटोमिक गैसेस फ्रीडम 3n-r। ये स्ट्रक्चर है डायटोमिक गैसेस की, जिसमें 2 एटम्स होते हैं, तो n की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। और रिलेशन कितने दिख रहे हैं? तो आंसर है 1। एक केमिकल बॉन्ड दिख रहा है ना इनके बीच में, तो इस एटम को इसके साथ रिलेशन मेंटेन करना है, इस एटम को इसके साथ एक रिलेशन मेंटेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस आर 1। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, 3 into 2, नंबर ऑफ एटम्स 2, रिलेशन इज 1, सो 6 minus 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 5। तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसकी। तो इस तरह से हम लोग इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब हम लिखते हैं ट्राइएटोमिक गैसेस के लिए, लीनियर के लिए और नॉन लीनियर के लिए। तो इसको हमेशा इसी तरह से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? फॉर ट्राइएटोमिक गैसेस, ट्राइएटोमिक गैसेस के लिए देखिए लीनियर मॉलिक्यूल एंड फॉर द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ओके, लीनियर मॉलिक्यूल, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी इसकी। कितने एटम्स हैं आपको क्लियरली विजिबल है, n की वैल्यू यहां पर 3 है, और रिलेशन कितने मेंटेन हो रहे हैं? 2। ये एटम इसके साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है, ये एटम इसके साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं? 2। एक रिलेशन ये रहा, एक ये रहा, तो ये 2 रिलेशन इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बेसिस पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे 3n-r। द वैल्यू ऑफ n इज 3, रिलेशन आर 2, सो 9 - 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आएगी। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर की स्ट्रक्चर आपको पता है, ये स्ट्रक्चर है इसकी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स तो 3 है और रिलेशन भी 3 है, फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन, तो 3 रिलेशन हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं 3n-r, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर 3, रिलेशन आर 3, सो 9 - 3 इज इक्वल टू 6। 3 into 3 ये आ जाएगा 9, और माइनस में 3 रिलेशन कर दिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से भी। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, फ्रीडम इज इक्वल टू 3n-r, n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल एंड r रिलेशन बिटवीन द एटम्स, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन द एटम्स। ओके, थैंक यू सो मच। कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे एक स्पेशल लॉ के बारे में, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वो इसी के बेसिस पर स्टडी की जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर ही स्टडी की जाएगी, और इसके साथ साथ हम इसके सीपी सीवी की वैल्यूज निकालेंगे कि मोनो एटॉमिक गैसेस की सीपी की वैल्यूज क्या होती हैं, डायटोमिक की कैसे निकालते हैं, तो वो कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड सीपी सीवी। थैंक यू सो मच।